गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है व्हाई डू यू फॉल इल। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको हेल्थ के बारे में पढ़ना है। हेल्थ की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। हेल्थ इज डिस्क्राइब्ड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देखिए, अगर कोई आदमी फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली वेलबींग है, उसी केस में उसे हम हेल्दी बोल सकते हैं। देखिए, फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब होता है उसके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे के सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, कोई भी मॉल फंक्शनिंग ना कर रहा हो। मेंटली का मतलब होता है, मेंटली वेलबींग का मतलब होता है वो डिप्रेशन में ना हो, वो छोटी छोटी बात पे हाइपर ना हो जाता हो। तो वो किस में आता है? मेंटली। मतलब वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए, ना तो उसको जल्दी गुस्सा आता हो, ना ही वो डिप्रेशन में रहता हो। और सोशली वेलबींग का मतलब होता है उसका जो बिहेवियर है अपने पड़ोसियों के मुकाबले, पड़ोसियों के साथ, वो क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अपने पड़ोसियों से बात नहीं करते हैं, उनको किसी भी चीज़ से उनसे डर लगता होगा कि कोई जादू ना कर दे एटसेट्रा, तो वो सोशली वेलबींग नहीं कहलाते हैं। सोशली वेलबींग का मतलब होता है जो पर्सन है उसके रिलेशन जो हैं अपने आस पड़ोस के साथ क्या हो? अच्छे हो, उनसे वो मिलता जुलता हो, अच्छे तरीके से बात करता हो। तो देखिए, हेल्दी इंसान कब होगा? जब वो फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट का मतलब होता है कि उसका वेट ज़्यादा ना हो, उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, उसको बुखार ना हो, खांसी ना हो, जुकाम ना हो, तो वो सारे के सारे क्या आते हैं? फिजिकली में आ जाते हैं। मेंटली का मतलब होता है मेंटली इंसान जो होता है नॉर्मल होना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं? डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो वो भी हेल्दी के अंदर नहीं आएंगे। कई लोग क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं, तो वो भी मेंटली फिट में नहीं आएंगे। और सोशल वेलबींग तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, थर्स बीइंग हेल्थी मीन्स डैट वन फील्स गुड फिजिकली। पहला, उसको जो है फिजिकली अच्छा लगना चाहिए, हैज़ अ पॉजिटिव आउटलुक एंड इज़ एबल टू कॉप विद द सोशल एंड मेंटल प्रेशर विदाउट मच डिफ़िकल्टी। अच्छा, सबसे पहले हेल्दी का मतलब क्या है? वो फिजिकली गुड हो, मतलब फिजिकली गुड फील करे, देखने में नहीं। क्लियर है? अच्छा, दूसरा, उसका पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए अपने ज़िंदगी के प्रति, लाइफ के लिए। अच्छा, और वो जितने भी प्रेशर होते हैं, मेंटल प्रेशर होते हैं, वो बिना किसी डिफ़िकल्टी के आराम से क्या कर सके? सहन कर सके, बियर कर सके। Being healthy is far more than just being free from disease। अच्छा, कई लोग क्या सोचते हैं अगर किसी को कोई डिजीज़ नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा? हेल्दी होगा। ऐसा नहीं होता है। हेल्दी के अंदर आपको तीनों पॉइंट्स कवर करने होते हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना चाहिए पर्सन, तभी उसे हम हेल्दी बोलेंगे। जबकि डिजीज़ फ्री में केवल ये दो चीज़ें ही हम काउंट करते हैं, वो फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। सोशली वो वेलबींग हो या ना हो, उससे हमें डिजीज़ फ्री में कोई मतलब नहीं होता है। हेल्दी में तीनों पॉइंट्स आते हैं और डिजीज़ फ्री में हम सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है किस किस के बीच में? हेल्दी और डिजीज़ फ्री के बीच में। अगर कोई आदमी डिजीज़ फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी होगा। हाँ, अगर कोई आदमी हेल्दी है तो उस केस में वो क्या होगा? डिजीज़ फ्री जरूर होगा। तो हेल्दी में इंसान फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट का मतलब ये नहीं है कि वो पतला हो, दुबला पतला हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिकली फिट का मतलब होता है कि उसके ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, वो क्या होने चाहिए? प्रॉपरली वर्क करने चाहिए। उनमें से कोई भी ऑर्गन जो है वो इम्प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, माल फंक्शनिंग ना कर रहा हो। मेंटली फिट का मतलब होता है वो मेंटली स्टेबल हो, ना तो वो जल्दी गुस्सा करे, ना ही वो डिप्रेशन का शिकार हो, ना ही वो डरे। अच्छा, सोशली वेलबींग का मतलब होता है वो पर्सन जिसका नेचर जो होता है अपने पड़ोसियों के प्रति क्या होता है? अच्छा होता है, मतलब उसके साथ वो मिलजुल कर रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोशली वेलबींग बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ साइकिल अ पर्सन नीड्स टू हैव अ बैलेंस एंड वेरिड डाइट्स, नीड टू एक्सरसाइज, लिव regularly in a proper shelter and get enough sleep. Maintaining a good hygiene also reduce the chances of developing infection.
देखिए हेल्दी लाइफ के लिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो हम पहले समझ लेते हैं। पहला, वो बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट खाए, और डाइट में भी मतलब अलग अलग चीज़ें खाए। नीड्स टू एक्सरसाइज, वो रेगुलरली एक्सरसाइज करे। लिव इन अ प्रॉपर शेल्टर, और उसका जो घर हो वो प्रॉपर हो। एंड गेट एनफ स्लीप, और प्रॉपर वो सोए। कुछ लोग क्या होते हैं, कम सोते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे प्रॉपर स्लीप करना चाहिए। मेंटेनिंग अ गुड हाइजीन, और वो हाइजीनिक हो, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखता हो। और रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेवलपिंग एन इन्फेक्शन, और वो उन कंडीशन से बचे जिन कंडीशन से इन्फेक्शन फैलता है, मतलब अपने आप को इन्फेक्शन से बचा कर रखे। अब देखिए डिजीज़ क्या होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए डिजीज़ का जो हम मतलब मानते हैं वो होता है, डिजीज़ रेगुलरली यूजुअली इंडिकेट्स माल फंक्शनिंग इन द बॉडी। इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन जो होता है वो माल फंक्शनिंग कर रहा होता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, उसी को हम बोलते हैं कि हम बीमार हो गए हैं, डिजीज़ हो गई है हमें। A doctor is able to diagnose disease is by identifying the symptoms। अब इन डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, डिजीज़ को डायग्नोज करता है बाय सीइंग द सिम्टम्स। वो क्या करेगा, जो पेशेंट उसके पास आएगा उसके सिम्टम्स देखेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसकी डिजीज़ को क्या करेगा, डायग्नोज करेगा। सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ में भी फिजिकल और मेंटल बोथ। देखिए जो सिम्टम्स होते हैं ये फिजिकल भी हो सकते हैं और मेंटल भी हो सकते हैं, और दोनों भी हो सकते हैं। मतलब डिजीज़ में क्या होता है, इंसान जो होता है या तो फिजिकली फिट नहीं होगा या मेंटली फिट नहीं होगा, या दोनों भी कॉजेज उसके हो सकते हैं। देखिए आवर हेल्थ इज affected not only by unbalanced diet but also by disease causing organisms which may be waterborne, airborne और foodborne। देखिए हमारी हेल्थ को देखिए हमारी हेल्थ जो है उसके लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सही, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो उस केस में क्या होंगे, हम हेल्दी नहीं रहेंगे। इसके अलावा हमें जितने भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे भी बचकर रहना चाहिए। अब ये डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वाटर बॉर्न भी हो सकते हैं, मतलब वाटर से भी फैल सकते हैं, एयर बॉर्न एयर के थ्रू भी फैल सकते हैं, और फूड बॉर्न भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमें मेनली 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हम जो डाइट खाएँ वो बैलेंस डाइट हो और उसमें अलग अलग चीज़ें खाएँ हम। दूसरा, हमें जो है जितने भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो वाटर बॉर्न हो, चाहे वो एयर बॉर्न हो, चाहे वो फूड बॉर्न हो, उनसे हमें क्या करना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स एंड पैरासाइट्स। इन्फेक्शंस डेवलप्स व्हेन जर्म्स ऑब्लिक माइक्रोब्स और सम पैथोजेनिक disease producing organism such as bacteria, fungi, protozoans, helminthes, nematodes etc. enters the human body। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, उनमें मेनली क्या होते हैं, वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, प्रोटोजोन्स होते हैं, हेलमिंथीज होते हैं, नीमेटोड्स होते हैं। ये सारे के सारे जब भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस ह्यूमन बीइंग को बीमार कर देते हैं। इसलिए हमें इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। अच्छा, इन सब से हम कैसे बच सकते हैं, उसका एक ही तरीका है, अगर हम हाइजीन का ध्यान रखें, अपने आसपास का एनवायरनमेंट अगर हम क्लीन रखते हैं तो उस केस में हम इन सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, जो कि हमें डिजीज़ देते हैं। अच्छा, इसमें हमें दोनों की हाइजीन ध्यान रखनी चाहिए, एनवायरनमेंट की भी, अपने आस पड़ोस की भी और अपनी भी। ऐसा नहीं है कि हम तो अपनी पूरा हाइजीन का ध्यान रखें मगर एनवायरनमेंट को हम पोल्यूट करें,
उससे भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओवरलैप ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यू फॉर हेल्थ। देखिए हमारी जो पर्सनल हेल्थ है वो हमारे ऊपर तो डिपेंड करती है कि हम कैसी डाइट लेते हैं, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, हम प्रॉपर हाइजीन फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्लियर है। इसके अलावा ये हमारी कम्युनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारी जो पर्सनल हेल्थ है वो हमारे ऊपर तो डिपेंड करती है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी आदतें कैसी है, मगर वो कम्युनिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। देखिए ह्यूमन बीइंग लिव इन अ सोसाइटीज, आवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर इंडिविजुअल health. We live in villages, towns and cities. In such places, our physical environment is decided by our social environment. For example, just think what would be happen if there is no agency to ensure that garbage is collected and disposed of. What would happen if no one takes responsibility for cleaning the drains to ensure that waste देखिए what would happen if no one takes responsibility for cleaning the drains to ensure that waste water does not get collected in the street or open spaces. If there are heaps of garbage and trashes littered here and there, or if there is an open drain water lying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. So public cleanliness is also an important contribution to an individual health. देखिए ऐसा होता है हम अपनी हेल्थ का तो ध्यान रख सकते हैं मगर हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसी एजेंसी हो ही ना जो कि हमारे घर में साफ़ सुथरा पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बाहर का जो पानी आएगा हमारे घर में हम वही पिएंगे, तो उससे हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। हम उसको जितना भी फिल्टर कर लें, उसको जितना भी गर्म करके पी लें, वो एज अ प्रिकॉशन होता है, मगर वो कभी ना कभी हमें अफेक्ट ज़रूर करेगा। अच्छा, अब अगर देखिए हम अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, घर की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मगर हमारी सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ही ना हो जिससे कि गार्बेज वगैरह जो है वो डिस्पोज हो रेगुलरली, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो उस गार्बेज के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उस केस में जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको जो एयर मिलेगी वो क्या मिलेगी, पोल्यूटेड मिलेगी, तो वो क्या करेगा, आपकी हेल्थ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो इसलिए पर्सनल हेल्थ जो होती है वो हमेशा कम्युनिटी की हेल्थ के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर आपके कम्युनिटी की हेल्थ सही नहीं है तो आपकी हेल्थ भी सही नहीं होगी। आपकी कम्युनिटी में अगर कोई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है ही नहीं, तो आपको साफ़ सुथरा पानी कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा ही नहीं आपको। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है गार्बेज डिस्पोज ऑफ का, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको इफेक्ट करेगा। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो वो अल्टीमेटली आपको ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो पर्सनल हेल्थ होती है वो हमेशा कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब देखिए इसके बाद मेन क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है हेल्दी और डिजीज़ फ्री में क्या डिफरेंस होता है, हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री में क्या डिफरेंस होता है। देखिए हेल्थी जो होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसमें इंसान जो होता है फिजिकली फिट होता है, मेंटली फिट होता है और सोशली वेलबींग होता है। अच्छा, डिजीज़ फ्री में क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ अब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और डीरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें हमारी जो बॉडी होती है वो प्रॉपरली वर्क कर रही होती है, उसके किसी भी ऑर्गन में कोई माल फंक्शनिंग नहीं हो रही होती है। तो इस केस में हम फिजिकली और मेंटली क्या होते हैं, फिट होते हैं, मगर इसमें हम सोशली वेलबींग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एज वेल एज फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। अच्छा, हेल्दी होना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल के ऊपर तो डिपेंड करता है, साथ ही साथ फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट
के ऊपर भी डिपेंड करता है। इट इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ओनली, ये सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अ हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज़ फ्री, जितने भी हेल्दी पर्सन होंगे वो डेफिनेटली डिजीज़ फ्री होंगे। अ डिजीज़ फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी, मगर जो डिजीज़ फ्री पर्सन होता है वो हेल्दी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, हेल्दी पर्सन इज़ एनर्जेटिक एंड एबल टू परफॉर्म एज पर रिक्वायरमेंट, जितने भी हेल्दी पर्सन्स होंगे ये सारे के सारे एनर्जेटिक होते हैं और ये बढ़िया परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। परफॉर्मेंस ऑफ अ डिजीज़ फ्री पर्सन डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड पर्सनल एटीट्यूड। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है किसकी, इंडिविजुअल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एनवायरनमेंट और पर्सनल एटीट्यूड के ऊपर इंसान के डिपेंड करती है। तो देखिए ये मेन पॉइंट्स हैं जिसमें कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, हेल्दी और डिजीज़ फ्री को। तो इसको आप ज़रूर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आता है द कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। कौन कौन सी कंडीशन जो है गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। पहला, स्टेप्स टू इंश्योर प्रॉपर सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड, इस केस में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड जो होना चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी, और यहाँ पर सोशल इक्वलिटी और हार्मनी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि हेल्दी होने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए। दूसरा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। आगे, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए कम्युनिटी के अंदर और हार्मनी होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। अब हम क्या करेंगे, डिजीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे और सेकंड उसके कॉजेज़ पढ़ेंगे। देखिए डिजीज़ का मतलब क्या होता है, डिजीज़ को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो आता है डिसईज़। डिसईज़ का मतलब होता है विदाउट ईज़ और डिस्कम्फर्ट। इसमें इंसान जो होता है वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। जब भी कोई इंसान बीमार होता है, उसको कोई डिजीज़ होती है तो वो क्या होता है, कंफर्टेबल नहीं रहता है, उसको डिस्कम्फर्ट क्या होता है, महसूस होता है। डिजीज़ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब माल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टर्ब्स और मॉडिफाइज द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस। सही, ये आप डेफिनेशन इसकी लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखिए डिजीज़ जो होती है वो कुछ फैक्टर्स के कारण होती है, उन फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आता है डिजीज़ में बी अ रेस्पॉन्स टू, पहला एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सही, इसमें जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट्स। सही, इन्फेक्टिव एजेंट्स का मतलब हो गया जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कारण भी क्या होता है, इंसान बीमार हो सकता है। नेक्स्ट, इनहेरेंट डिफेक्ट्स। इनहेरेंट डिफेक्ट्स होते हैं जो माँ बाप से मिलते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ बीमारियाँ माँ बाप को होती है तो वो उनके बच्चों को मिल जाती है। अच्छा, और कई बार कम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स होती है, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो कंबाइन हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके कारण इंसान जो होता है बीमार होता है। आगे जाकर हम इन सबको प्रॉपरली पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बस शॉर्ट में बता दिया है। अच्छा, अब देखिए सोर्सेज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स। सोर्सेज ऑफ डिजीज़, देखिए सबसे पहला सोर्स होता है इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। द डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर्स विच एग्जिस्ट विद इन द ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर होते हैं।
क्लियर है? ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला होता है माल फंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स सच एज हार्ट, किडनी, लीवर एटसेट्रा। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है, इस केस में क्या होता है, माल फंक्शनिंग होती है किसी भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की। लाइक हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क ना करे, किडनी प्रॉपरली वर्क ना करे, लीवर जो है प्रॉपरली वर्क ना करे। अच्छा, दूसरा होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है इसमें कुछ जीन्स में हमारे क्या होती है, कमी होती है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो अगर माँ बाप को हो तो वो उनके बच्चे को भी ज़रूर होती है, तो वो सारी की सारी क्या आएंगी, जेनेटिक डिसऑर्डर में आएंगी। थर्ड होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए हमारी बॉडी के अंदर टाइम टू टाइम और एज टू एज एट डिफरेंट एज कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अगर वो हार्मोन्स कम रिलीज़ हों या ज़्यादा रिलीज़ हों, उनसे भी क्या होती है, हमारी बॉडी बीमार हो जाती है, उससे भी हमें क्या होती है, कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। और फोर्थ है माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, डेट मीन्स एलर्जी। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को वाटर से एलर्जी होती है, किसी को पेंट से एलर्जी होती है, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो ये भी क्या होता है, डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर होता है। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर लाई करते हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन। इसके अंदर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो होता है वो क्या करता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। दूसरा होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जीन्स में गड़बड़ के कारण होता है। तो इस केस में क्या होता है, कुछ ऐसी बीमारी होती है जो बच्चे को उनके पेरेंट्स से मिलती है। थर्ड होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। इसमें क्या होता है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर टाइम टू टाइम और एट डिफरेंट एज क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। अगर वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाए या कम सिक्रीट हो जाए, उससे भी हम क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। फोर्थ होता है माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, इसको हम बोलते हैं एलर्जी। एलर्जी आपने सुना होगा, कुछ एक को पानी से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, कईयों को गेहूं से एलर्जी होती है। सही है, वो सारा का सारा क्या होगा, हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ हार्मोनल डिजीज़ दे रखी हैं, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आता है मेटाबॉलिक और ऑर्गेनिक डिजीज़। देखिए द डिजीज इज कॉज्ड बाय द इंट्रिंसिक सोर्सेज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक और मेटाबॉलिक डिजीज़। देखिए जो डिजीज़ हमें इंट्रिंसिक सोर्सेज से होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक या फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहला आता है कार्डियक फेलियर, दूसरा किडनी फेलियर, ऑस्टियोपोरोसिस, मायोपिया, कैटरेक्ट, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफिलिया, ड्वार्फिज्म, जेंटिज्म। सही है, ये सारे के सारे जो होते हैं, डायबिटीज़, एलर्जीज, आर्थराइटिस, कैंसर, ये सारे के सारे हमारी जो होती है मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, डिजीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आता है फिजिकल डिजीज़ कौन सी होती हैं, ये टेम्परेरी डिजीज़ होती है। जैसे मान लीजिए बोन फ्रैक्चर हो गया, सही है, तो वो सारी की सारी किस में आएंगी, फिजिकल डिजीज़ के अंदर आएंगी। किसी का सिर दर्द हो रहा है, वो सारे के सारे इसके अंदर आएगा। दूसरी होती है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, लाइक टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, एड्स, टीबी, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, कोलरा। और कुछ डिजीज़ होती है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, ये इनएडिक्वेट डाइट के कारण होती है। मान लीजिए आप जो है प्रोटीन ए कम ले रहे हैं, प्रोटीन डी कम ले रहे हैं, प्रोटीन सी कम ले रहे हैं, तो उनसे जो डिजीज़ होगी वो सारी की सारी क्या होंगी, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहलाएंगी। इसके बाद आती है इनहेरिटेड डिजीज़। इनहेरिटेड डिजीज़ वो होती हैं जिसमें
जो डिजीज़ होती है, जो डिफेक्ट होता है बॉडी के अंदर, वो पेरेंट से मिलता है, किसको? ऑफस्प्रिंग को। इसके अंदर आता है हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, नेक्स्ट आता है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज कौन सी होती है? ऑर्गन्स एंड टिश्यूज वियर अवे एंड डू नॉट वर्क सो वेल विद एजेस। इसमें क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? माल फंक्शनिंग करते हैं, या हमारा जो टिश्यू होता है उसमें क्या होता है? कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है आर्थराइटिस, पुअर साइट, हियरिंग डिफेक्ट्स, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट होता है मेंटल। इसमें क्या होता है? ब्रेन इंसान का क्या होता है? डैमेज हो जाता है, या फिर साइकोलॉजिकल क्या होते हैं? रीज़न होते हैं इसके। इसका मेन एग्जांपल है डिप्रेशन। नेक्स्ट है सोशल। सोशल इंटरेक्शन विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई ड्रग्स ज़्यादा लेने लग जाता है, तो वो किसके कारण होता है? जब उसकी संगति बिगड़ जाती है। वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो कि ड्रग्स लेते हैं। एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सोशल बीमारियां होती हैं। अब बच्चों इसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो होते हैं जो कि बॉडी के बाहर लाई करते हैं, जो कि बॉडी के बाहर लाई करते हैं। द डिजीज कॉजिंग एक्सटर्नल एजेंट्स विच एंटर्स द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड आर रेफर्ड एज, उन्हें बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर से जो बीमारियां होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? एक्सट्रिंसिक डिजीज बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं? हमें बीमार कर देते हैं। एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथीज एटसेट्रा। अच्छा, सेकंड फैक्टर होता है अनबैलेंस डाइट और इनएडिक्वेट डाइट। थर्ड होता है एनवायरनमेंट, पोल्यूटेंट्स। और फोर्थ होता है टोबैको, अल्कोहल एंड नारकोटिक ड्रग्स। अच्छा, अब इन फैक्टर से जो डिजीज़ होती है मेनली उनमें आता है क्वाशियोरकर, मारसमस, ओबेसिटी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, पीलाग्रास, स्कर्वी, एनीमिया, गोइटर, रिकेट्स, फ्लोरोसिस, फूड पॉइजनिंग, डायरिया। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो हमें एक्सटेंसिव फैक्टर से मिलती है। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले आता है डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। पहला फैक्टर होता है डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। The pathogens includes viruses, bacteria, fungi, protozoans, helminthes, worms, etc. These pathogens are transferred to the human body through air. ये air से, contaminated water से, food से, soil से, physical contact से और sexual contact से क्या होते हैं? फैलते हैं। दूसरा था inadequate diet। अगर मान लीजिए इंसान जो है adequate diet नहीं खाता है, उसकी डाइट के अंदर सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, तो उससे भी उसको क्या होती है? बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो हमें हमेशा हेल्दी डाइट खानी चाहिए जो कि बैलेंस डाइट हो। अच्छा, अब आप ये टेबल दे रखिए, इसे आप पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है, विटामिन ए की कमी से जीरोथाइलेमिया होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। तो ये सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, थर्ड होता है एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, हमारे कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं। ज़्यादातर सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं। अच्छा, वेरियस एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स सच एज गैसेस, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये सारे के सारे क्या करते हैं? हमें बीमार करते हैं। इनके अलावा बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है टोबैको, अल्कोहल एंड नारकोटिक ड्रग्स। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई इन सब का कंटिन्यूस यूज़ करता है तो उस कारण भी क्या होता है? वो बीमार पड़ सकता है। तो देखिए हमने डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर्स पढ़े हैं, एक था इंट्रिंसिक और दूसरा